नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। और नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। दिल्ली पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में हत्या के मामले में फरार कैदी को गुजरात के गोधरा से गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार कैदी की पहचान हसीन हुसैन के रूप में हुई है, जो यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। आरोपी हसीन हुसैन को साल 2006 में डबल मर्डर के मामले में गिरफ्तार किया गया था और साल 2013 में उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई थी, जिसे 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। लेकिन 2016 में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बहाने ये आरोपी 4 हफ्ते की पेरोल पर बाहर आते ही फरार हो गया। लेकिन हाल ही में पुलिस को खुफिया जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस की एक टीम बनाई गई, जहां तकनीकी निगरानी और स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाकर आरोपी का पता लगाया गया। जिसके बाद पुलिस की टीम ने छापेमारी कर कैदी को गुजरात के गोधरा से पकड़ लिया। वहीं पुलिस की पूछताछ में हसीन ने खुलासा किया कि पेरोल पर बाहर आने के बाद वो पहले असम गया और करीब 3 साल तक कपड़े बेचकर गुजारा करता रहा। इसके बाद पुलिस से बचने के लिए वो मध्य प्रदेश में लगभग 3 साल रहा और पिछले 4 साल से वो अपनी पहचान छुपाकर गुजरात के गोधरा में रहकर कपड़े बेचने का काम कर रहा था। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे सुरक्षा बल की डायरेक्टर जनरल सोनाली मिश्रा ने प्रयागराज जंक्शन का दौरा किया, जहां उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार जाने वाली किसी भी ट्रेन में शराब या नशे का सामान किसी भी हालत में नहीं जाना चाहिए। डीजी मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हर ट्रेन की जांच की जाए और इंटेलिजेंस नेटवर्क एक्टिव रखा जाए, ताकि चुनाव के समय ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा में कोई लापरवाही ना हो। इसके अलावा डीजी ने मानव तस्करी और नशीले पदार्थों की तस्करी पर भी खास नजर रखने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली पुलिस की एसटीएफ टीम ने एक बड़े मोबाइल तस्करी गैंग का भंडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि यह गैंग दिल्ली एनसीआर से मोबाइल चोरी करके उन्हें नेपाल और बांग्लादेश में बेचता था। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान मोताहर शेख, गुल्लू शेख और अब्दुल शमीम के रूप में हुई है। दरअसल जब ये गिरोह सराय काले खां इलाके में झपटमारों से मोबाइल खरीदने आया, तभी पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने इनके पास से 228 चोरी के मोबाइल फोन, 3 देसी पिस्टल और 6 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस से पूछताछ में बात सामने आई कि गिरोह पिछले 5 सालों से एक्टिव था और अब तक करीब 20,000 मोबाइल फोन नेपाल, बांग्लादेश में बेच चुका है। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि एनसीआर में चोरी करने वाले छोटे छोटे गिरोह से इनका कैसे संपर्क होता था, और इस गिरोह की गिरफ्तारी से पुलिस को उम्मीद है कि अब मोबाइल चोरी की वारदातों में कमी आएगी और बाकी नेटवर्क का भी खुलासा जल्द होगा। दिल्ली एनसीआर में बाढ़ जैसे हालात हैं। यमुना का जलस्तर 207 मीटर पार कर गया है। 15,000 लोग बेघर। दिल्ली में फिर से बारिश ने कहर मचा दिया है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान 205.33 मीटर को पार करके 207 मीटर तक पहुंच गया है। इसकी वजह से पुराना उस्मानपुर, गड़ी मांडू जैसे इलाकों में पानी भर गया है और करीब 15,000 लोग अपने घरों से विस्थापित हो चुके हैं। इस मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता। आपसे जानना चाहेंगे कि जो बाढ़ के हालात हैं दिल्ली में, वो इस वक्त क्या हालात हैं, पानी कहां तक पहुंच चुका है, क्या सरकार अब क्या एहतियात के रूप में क्या कर रही है? हो गए हैं और 207 मीटर तो जो है यमुना का जलस्तर वो क्रॉस कर गया है और यही कारण है कि इसको लेकर दिल्ली सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं कर दी हैं। जो अलग अलग राहत शिविर कैंप है वो बनाए गए हैं, जहां पर जो निचले ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लोग रहते हैं यमुना किनारे, उनको जो है वहां से शिफ्ट करके सुरक्षित स्थानों पर जो है ले जाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना ना हो सके। और यही कारण है कि देखिए प्रशासनिक स्तर पर पूरी व्यवस्था जो है वो दिल्ली सरकार ने कर ली है। और आपको बताया कि जो दिल्ली के जल मंत्री हैं प्रवेश वर्मा, उनकी तरफ से भी जानकारी दी गई है कि यमुना को लेकर जो बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। पूरी तरह से स्थिति अभी नियंत्रण में है। सरकार की नजर इस पर बनी हुई है। और बता दें कि कई ऐसे जो यमुना का जलस्तर बढ़ा है, जिसके चलते कई ऐसे घाट है जिसको बंद करना पड़ा है। जो नगर निगम जो बोध घाट है उसमें भी पानी भर गया है और जो लोहा पुल है उसको भी बंद करना पड़ा है। यानी कि दिल्ली वासियों को परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार का ये कहना है कि हमने पूरी व्यवस्था की हुई है और यमुना का जो जलस्तर बढ़ा है इससे आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पे वो इलाके जो यमुना से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर सबसे ज्यादा यमुना जो बाजार की बात कर ले, जहाँ पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया, यानी कि जहाँ पर सबसे ज्यादा पानी। और बता दें कि 14 से 18 टीमें जो हैं
वो स्टैंड बाई पे लगाई गई, यानी कि जी। वहां पर टीमों को भी लगाया गया है निगरानी के लिए। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और पल पल की नजर बनी हुई है सरकार की भी कि किसी भी तरह की कोई और लोगों को तमाम जो खाने पीने की चीजें हों या उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाना हो, वैसे जी। 75 क्यों लोगों को जो है सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा चुका है। जी और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि और जो लोग हैं जैसे कि और दिल्ली के अंदर की अगर हम बात करें तो पानी सड़कों पर कितना भरा हुआ है, उसके लिए उसको बाहर निकालने के लिए क्या व्यवस्था कर रही है सरकार? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार दिल्ली के हालात अभी भी जो है जो चिंताजनक बने हुए हैं और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली में आने वाले समय में और ज्यादा बारिश होगी, जिसके वजह से और ज्यादा पानी अब सड़कों पर भर जाएगा। और यही कारण है कि सरकार की तरफ से जो है ये बताया गया है कि आज रात 8 बजे तक यमुना का जलस्तर 207.40 मीटर तक पहुंच सकता है और जी। यह स्तर जो है खतरे के निशान के काफी करीब है, जिससे कि राजधानी के निचले इलाके में बाढ़ का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। जी। तो निश्चित तौर पर सरकार ने कई टीमें बनाई हुई हैं, अलग अलग टीमें गठित की है ताकि पानियों को निकालने के लिए अलग अलग मशीनें लगाई गई है और साफ सफाई जो सीवर का जो पानी होता है, जिसमें कई बार देखा गया है कि गंदगी जमा होने से उनको लगातार साफ किया जा रहा है। जी। यानी कि सरकार अपने स्तर पे तमाम व्यवस्थाएं कर रही है कि जिससे कि पानी सड़कों पर ना जमा हो और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी ले जा रहा है। उसके लिए सिविल कैंप बनाए गए हैं, रात जी। सिविल कैंप। यानी कि सरकार का ये कहना है कि वो हर मोर्चे के लिए पूरी तरह से तैयार है और दिल्ली की जनता को घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम जी। उनके साथ पूरी तरह से खड़े हैं। हिमांशु, क्या कोई जानकारी है आपके पास कि ये स्थिति कब तक बरकरार रहेगी, या कि आईएमडी के क्या निर्देश हैं और कितनी बारिश होने की संभावना है, थोड़ा ये भी बताइए। देखिए, अगर बात करें आईएमडी की तो ये कहा गया है कि लगभग 48 घंटे अभी दिल्ली के लिए और जी। ज्यादा खतरनाक बने रहेंगे। यानी कि अगले 2 दिन भी लगातार दिल्ली में बारिश की संभावना जताई गई है और जी। यही कारण है कि दिल्ली के लिए आने वाले 2 दिन और ज्यादा संकट के रह सकते हैं। और जिस तरह से हथनीकुंड बैराज का से पानी छोड़ा जा रहा है लगातार जी। और हथनीकुंड बैराज से भी देखिए 1,70,728 क्यूसेक और वजीराबाद बैराज से भी पानी छोड़ा जा रहा है, ओखला बैराज से भी पानी छोड़ा जा रहा है, जी। जिससे कि यमुना का स्तर लगातार बढ़ रहा है। जी। और दिल्ली के लिए अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है और जलस्तर में जो है बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि अभी पानी घटेगा नहीं, बल्कि अभी पानी और ज्यादा बढ़ेगा। देखिए, यमुना का जो बढ़ता जलस्तर है, कई कॉलोनियां जो ऐसी है जहाँ जी। तबाही मचा रहा है, जैसे कि ट्रांस यमुना क्षेत्र, खासतौर पे मयूर विहार फेज 1 की बात करें, यमुना बाजार और नजफगढ़ क्षेत्र के झरोड़ा कला गांव में भी पानी घुस गया है। जी। वही झरोड़ा कला गांव मंगलवार में भी देखिए जिस तरह से बारिश के बाद 10 से अधिक लोगों को घुटनों तक पानी में फंसा जो है, ऐसा देखा गया कि किस तरह से लोगों के घुटनों तक पानी चला गया है। जी। तो इसके लिए देखिए राहत शिविर कैंप जो है दिल्ली में बना दिए गए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है और नाव से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। यानी कि लोगों को ये कहा गया कि जिनके घरों तक पानी पहुंच गया वो खुद से ना बाहर निकले, बल्कि उनके लिए नाव लगाई जा रही है ताकि वो अपने सामान, जो भी जरूरत से जुड़ी सामान है, उसको लेकर वो नाव में बैठकर उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और उनके खाने पीने की और मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो भी प्रशासन जो है मुहैया करा रहा है। यानी कि बात करें लोहा पुल और पुराने रेलवे ब्रिज की, जहाँ पर ड्रोन जी। से भी देखिए निगरानी की जा रही है। तस्वीरें दिखाई भी दे रही है कि किस तरीके से यमुना नदी उफान पर है और जिसके कारण देखिए यातायात और जनजीवन जी। दोनों प्रभावित हुआ है। तो देखिए कहीं ना कहीं ट्रैफिक की भी समस्या बन रही है। जिस तरह की तस्वीरें आई थी कि कैसे गुड़गांव से दिल्ली तक की जो जी। सड़क जी। है, कैसे जी। ट्रैफिक लंबी चौड़ी ट्रैफिक देखने को मिला। यानी कि आम जनता को जहाँ ट्रैफिक की मार देखने को मिल रही है, तो वहीं जो यमुना के आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ उनको बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है, उनके घरों में पानी घुस गया है। तो जी। लोगों को काफी ज्यादा देखिए समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि हमने तैयारियां अपने स्तर पे कई स्तर पे की हुई हैं और लोग से बस ये कहा गया है कि लोग बेवजह हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आप बने रहिए, हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तो ये संवाददाता हिमांशु जो कह रहे हैं कि 48 घंटे अभी और बारिश की संभावना बताई आईएमडी ने। बीजेपी नेता शाजिया आलमी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और उनकी पत्नी के पास दो वोटर आईडी हैं जो चुनावी फर्जीवाड़े की ओर इशारा करता है। शाजिया ने सवाल उठाया कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर क्यों चुप हैं? क्या कांग्रेस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है? उन्होंने आगे कहा
कि कांग्रेस प्रधानमंत्री का लगातार अपमान करती है और सत्ता के लिए कुछ भी करने को तैयार है। शाजिया ने भारत जोड़ो यात्रा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ये लोकतंत्र बचाने की नहीं बल्कि सत्ता हथियाने की एक सोची समझी चाल है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार बंद को भी चुनावी स्टंट करारते हुए कहा कि जनता अब सब समझती है और अब चुनाव आयोग और न्यायपालिका से उम्मीद है कि डबल वोटर आईडी जैसे गंभीर मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे। कांग्रेस पार्टी जो अपने को मोहब्बत की दुकान कहती है, दरअसल सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़े और फरेब का बाजार है। कांग्रेस पार्टी के CWC मेंबर और मीडिया हेड पवन खेरा के पास दो EPIC कार्ड्स मिले। अब उनकी पत्नी कोटा नीलिमा, जो 2023 में 60 खैराबाद विधानसभा तेलंगाना में उम्मीदवार थी, उनके पास भी दो EPIC कार्ड्स मिले हैं, यानी कि दो वोटर कार्ड्स मिले हैं। डिटेल साफ है। 2023 एफिडेविट और वोटर रोल, नाम कोटा नीलिमा, पति का नाम पवन खेरा, EPIC नंबर TDZ 2666014, असेंबली 60 खैराताबाद, पार्ट नंबर 214, सीरियल नंबर 314। 2025 में ही यही EPIC नंबर अभी भी एक्टिव है, बल्कि उसमें भी पार्ट बदल जाता है। तो EPIC नंबर वही रहता है, असेंबली 60 खैरताबाद रहती है, पार्ट नंबर अब 2014 से 204 हो जाता है, और जो सीरियल नंबर है वो 314 से 752 हो जाता है। लेकिन खेल यह भी खत्म नहीं होता। जरा सोचिए, एक और EPIC कार्ड, एक और वोटर कार्ड, और इस बार दिल्ली से निकल कर आता है, ये प्रकट होता है। इसमें नाम कोटा नीलिमा, लेकिन इसमें नाम है के नीलिमा। सोचने वाली बात है। और जो एफिडेविट वाला है उसमें कोटा नीलिमा, पति का नाम पवन खेरा, इसका EPIC नंबर है SZE 0755975, पूरी तरह से अलग। असेंबली 40 न्यू दिल्ली, पार्ट नंबर 78, सीरियल नंबर 821। तो ये मैं पूछना चाहती हूं, चाहे ये बात हो आपके नजदीकियों की या फिर बिहार में तेजस्वी यादव की, जिनको ऐसी मुंह की खानी पड़ी थी जब उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक बाद उन्हीं के दो EPIC कार्ड्स मिले थे। कांग्रेस पार्टी जो अपने को मोहब्बत की दुकान कहती है, दरअसल सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़े और फरेब का बाजार है। कांग्रेस पार्टी के बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में तैयारियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में बीजेपी नेताओं की बैठक बुलाई है। करीब 2:30 बजे से चल रही अहम बैठक, लेकिन जीतन राम मांझी ने 20 सीटों पर दावा ठोक दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों को लेकर एनडीए ने अपनी सक्रियता तेज कर दी है। इसी कड़ी में बिहार भाजपा के शीर्ष नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है। 3 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अहम बैठक हो रही है, जिसमें सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस मुद्दे पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं डॉक्टर रमेश ठाकुर, हमारे कंसल्टिंग एडिटर। रमेश जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये रहेगा, जो अमित शाह ने ये बैठक बुलाई है, इसके पीछे क्या एजेंडा है, बताइए जरा। देखिए आलोक जी, ये जो मीटिंग हो रही है इसकी मुझे लग रहा प्रस्तावना आज नहीं 2-3 दिन पहले से बनी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, यूं कहें कि जो वोट अधिकार यात्रा उन्होंने निकाली हुई थी, तो उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने कहा कि ऐसे में ये मीटिंग रखना बहुत जरूरी है। लेकिन जब मीटिंग की कल रूपरेखा तैयार हुई तो इनके जो सहयोगी दल है उन्होंने अपनी बात रख दी। वो कहते ना कि कोई बहती गंगा में हाथ धो लेना, तो उन्होंने कहा कि ये मौका अच्छा है। इस समय जो भारतीय जनता पार्टी है उनके सितारे कुछ ना कुछ बुलंद कम है और गर्दिश में है, तो ऐसे में क्यों ना हमारी जो इच्छा है, जितनी हम लोग सीटों की मांग कर रहे हैं, ज्यादा मांग कर रहे हैं, वो प्रस्ताव रख दें। लेकिन ये अंततोगत्वा ऐसा होगा नहीं कि जिस तरीके से
जो चिराग पासवान अपनी सीटों की मांग कर रहे जी। हैं और मांझी जी अपनी सीटों की जितनी मांगे कर रहे जी। हैं, उतना पॉसिबल नहीं है कि एनडीए उनको उतना सीटें दे दे। अब 125 सीटों पे तो खुद भारतीय जनता पार्टी ताल ठोक रही है, जी। फिर उसके बाद में बचती क्या है? फिर दूसरी उनकी बड़ी अलायंस जो है जेडीयू, उनको भी कम से कम अगर उतनी नहीं मिलती है जी। तो 100 सीटों से नीचे तो वो मानेंगे नहीं। जी। अब फिर उसके बाद में फिर सीटें बच कितनी रही है? जी। क्या इतनी सीटों में ये तीनों जो घटक दल हैं, कोई 40 मांग रहा है, कोई 80 मांग रहा है, कोई 30 मांग रहा है, जी। और यही तो अगर ऐसा होता तो वीआईपी के जो मुकेश साहनी है वो टूट के क्यों गए? मुकेश साहनी भी तो ये चाह रहे थे कि भाई हमें जितनी सीटें हम मांग रहे हैं उसमें कम से कम उतनी ना दी जाए, तो 80% सीटें उनको दी जाए, लेकिन उनको भी इतनी सीटें नहीं दी। अंत तो क्या हुआ, वो टूट के इंडिया गठबंधन में चले जी। गए। तो बात आ जाती है कि आनंद फानंद में आज अमित शाह जी ने ये मीटिंग बुलाई क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे जी। पास सूचना जो दोपहर से आ रही है उसमें यही है कि ये जो मीटिंग है ये बड़े अखरेगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी अखरने वाली है। और सारे जो भी इनके गठबंधन के जितने भी साथी हैं, ये अमित शाह के साथ के अलावा प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करना चाह रहे थे। जी। उन्होंने कहा कि बिचौलिया कोई ऐसा नेता नहीं आना चाहिए, जी। ताकि पता चला उनको भी हम अपनी बात रखें, फिर दूसरे को बात अपनी रखें, जी। फिर तीसरे लोगों की बात करें। तो जब ये बात कल शाम से ये चल रही थी, फिर ये हुआ कि प्रधानमंत्री तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनके एवज में हमारे दूसरे सबसे बड़े शीर्ष नेता जो है अमित शाह जी आपके जी। साथ में मीटिंग करेंगे। जी। तो मुझे लग रहा है, जैसे आपको आलोक पता है कि अगर अमित शाह जी के पास कोई बात जाने का मतलब है ऑटोमेटिक प्रधानमंत्री जी के पास चली जाना। जी। इसकी मीटिंग का मसौदा है वो अमित शाह जी की तरफ से फिर प्रधानमंत्री जी के पास जाएगा, फिर उस पर मंथन होगा। तो 2-1 दिन के बाद में इस मीटिंग का विरोध होते हुए हम लोग दिल्ली से पटना तक देखना शुरू कर देंगे। जी। क्योंकि जीतन राम मांझी तो हमने जब सुना है पिछला का रमेश रिकॉर्ड, जी वो करीब 20 सीट की मांग कर रहे हैं मांझी। मैं आपको वही बता रहा हूँ, अगर पिछला आप रिकॉर्ड देखें जो एनडीए गठबंधन के साथ में उन्होंने चुनाव लड़ा, चाहे एनडीए का जी। हो चाहे पिछला विधानसभा हो, तो उसमें सीटें कितनी दी गई? 2 या 3 या जी 4। जी जी और लोकसभा के वक्त भी यही हो रहा था, वो 6 सीटों की मांग कर रहे थे, जी। लेकिन कितनी, 1 या 2 उनको सीटें दी गई। जी। तो मुझे जहां तक लगता है 5 सीटें देने की जो अंदर की जो बात निकल के आ रही है, जी। वो 5 सीटें जीतन राम मांझी को देने के लिए बीजेपी राजी हो जाएगी। और जी। ऐसे ही जो है ज्यादा से ज्यादा 2 दर्जन या उसके अंदर चिराग पासवान की पार्टी को सीटें दे देंगे, लेकिन इस पे विरोध शुरू हो जाएगा। इतनी जी। सीटों पे ये दोनों पार्टी वाले बिल्कुल नहीं मानेंगे, जी। क्योंकि जितनी भी सीटें हैं उस सीटों में बीजेपी जेडीयू ही रहेगी। जी। तो इस लिहाज से आप देखें तो ये मीटिंग का मुझे जो लगता है, सिर्फ अमित शाह एक टटोलना चाह रहे हैं, टेस्ट लेना चाह रहे हैं अपने जी। साथियों के साथ में कि आखिरकार इनकी मंशा क्या है, इनकी उपेक्षा क्या है, इनके अंदर कितना उबाला मार रहा है और कितनी सीटें जा रहे हैं। मुझे लग रहा है जी। यही आज की मीटिंग में ये लोग भापेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे कंसल्टिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी, जिनका कहना है कि सीट को लेके हो सकता है कि विरोध हो। अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर तनाव के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो लगातार भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। अमेरिका में बसे हिंदुओं ने मांग की है कि राष्ट्रपति ट्रंप हिंदू विरोधी बयान देने वाले पीटर नवारो को तुरंत बर्खास्त करें। अमेरिकन हिंदूज अगेंस्ट डिफेमेशन और हिंदू पैक्ट संगठन के बैनर तले इस मांग को लेकर एक बयान जारी किया गया है। हिंदू संगठनों की मांग है कि पीटर नवारो को व्हाइट हाउस ट्रेड ऑफिस के डायरेक्टर पद से तत्काल बर्खास्त किया जाए। इन संगठनों ने नवारो पर हिंदू विरोधी टिप्पणी करने, जातिगत संदर्भों का गलत इस्तेमाल करने और एक पवित्र हिंदू प्रार्थना का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि उनकी बयानबाजी न सिर्फ अमेरिका में हिंदुओं के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देती है, बल्कि अमेरिका भारत साझेदारी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है।